हेलो एवरीवन, वेलकम टू टू स्टडी। तो देखो बच्चे, स्टार्ट करते हैं लेक्चर नंबर 4 जो कि हम पढ़ रहे थे करंट इलेक्ट्रिसिटी। हमारा ये जो चैप्टर था वो था चैप्टर नंबर 3, ठीक है। और पिछले वीडियो में आपने ये देखा कि किस तरीके से हम हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बारे में हमने पढ़ा था, है ना। जो भी बेसिकली आपका क्या होता था, वी डी इज इक्वल टू, जिसको आपने कहा था वी डी इज इक्वल टू क्या था आपका ई अपॉन एम इंटू टाउ, और यहाँ पे हम माइनस में लिए थे, है ना। ये सारी चीज़ें आपने पढ़ ली थी। और फिर उसके बाद हमने ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड करंट में हमने एक रिलेशन देखा था। तो हमें सिंपल सा एक फॉर्मूला मिला था, आई इज इक्वल टू क्या था, ए एन ई इंटू वी डी। ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ना। हम इसी फॉर्मूले का इस वाले लेक्चर में बहुत ज़्यादा यूज़ करने वाले हैं, ठीक है ना। बेसिकली ये जो आपका वीडियो है, ये जो आपका लेक्चर है, वो टोटली डिपेंड है आपके फॉर्मूले पर। आपको इसमें बहुत सारे फॉर्मूले देखने को मिलेंगे, ठीक है। और ये चीज़ जो हम आपको पढ़ा रहे हैं, ये चीज़ आपके सिलेबस में है, यानी कि ये चीज़ आपका डिलीटेड नहीं हुआ है। जो चीज़ डिलीटेड होगा हम आपको बता देंगे वीडियो में। ओके, स्टार्ट करते हैं, ठीक है। पिछली वाली चीज़ों को आपने रिवाइज कर लिया है ना। चलो स्टार्ट करते हैं। तो नेक्स्ट देखो, आज हम पढ़ने वाले बच्चे क्या, हेडिंग आप लगा लो, ओम्स लॉ। ओके, ओम्स लॉ बहुत सारे बच्चे जानते हैं। आप ये क्लास 10 में पढ़े होगे, कोई बात नहीं, भूल गया फिर से याद दिलाते हैं। देखो क्या था कि हमारे एक साइंटिस्ट थे, हमारे एक फिजिसिस्ट थे, जॉर्ज साइमन ओम्स, है ना। नाम याद रखना है, जॉर्ज साइमन ओम्स। उन्होंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किया और उस एक्सपेरिमेंट के बेसिस पर उन्होंने एक रिलेशन एस्टेब्लिश किया, किसके बीच में, करंट और पोटेंशियल के बीच में। मेरी बात समझना, एक साइंटिस्ट कह लो, फिजिसिस्ट कह लो, ठीक है। बेसिकली वो फिजिसिस्ट थे, साइंटिस्ट भी कह सकते हो। उन्होंने एक रिलेशन एस्टेब्लिश किया, किसके बीच में, पोटेंशियल डिफरेंस दैट इज वी के बीच में उन्होंने एक, और करंट के बीच में उन्होंने एक रिलेशन एस्टेब्लिश किया। और उसी रिलेशन को हम जानते हैं ओम्स लॉ के नाम से, ठीक है ना। अब क्या कहा गया, ये बात ध्यान समझते हैं, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्या कहा गया, ये कहा गया कि जो भी हमारी, अगर हम किसी भी कंडक्टर में अगर हम करंट को फ्लो कराते हैं, ठीक है, तो उसमें हमारी जो भी करंट फ्लो होती है वो हमारी पोटेंशियल डिफरेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब तो आप जानते हो, ठीक है। सिंपल सी देखो एक डेफिनेशन बताई गई, क्या बताई गई, देखो सिंपल सी डेफिनेशन है। क्या बोला गया कि अगर आप करंट फ्लो कराओगे किसी भी कंडक्टर में, है ना, तो वो जो करंट होगा वो आपके पोटेंशियल डिफरेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। मतलब इसका क्या मतलब है। अच्छा, एक बात यहाँ पे और ध्यान रखनी है कि जैसे उस वायर की जो फिजिकल कंडीशन है वो आपको कांस्टेंट रखनी है। ऐसा नहीं कि आप करंट फ्लो करा रहे हो और करंट फ्लो कराते कराते उसकी आप टेम्परेचर बढ़ा दे रहे हो या फिर आप उसे कहीं गर्म कर रहे हो, ऐसा नहीं करना है। क्लियर है। फिजिकल जो आपकी जो कंडीशंस हैं वो कांस्टेंट रखनी है, अदरवाइज ये ओम्स लॉ फिर फॉलो नहीं करेगा, ठीक है। देखो तो क्या कहा गया कि जो आपकी जो करंट होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके, पोटेंशियल डिफरेंस के। दैट इज हम ये कह सकते हैं क्या कि I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। लेकिन आप जो फॉर्मूला लाओगे ना, हम इसको और भी ऐसे लिख सकते हैं क्या कि V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। तो याद रखना कि आप जब भी फॉर्मूला लाओगे तो आप इससे लाओगे, है ना। ये वाला आप मत लगाना, क्या लगाओगे, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। अब देखो क्या हुआ, जो जॉर्ज साइमन जो ओम थे उन्होंने इस प्रोपोर्शनल सिंबल को हटाया, ठीक है, और इज इक्वल टू लगाया, और यहाँ पर एक आएगा कांस्टेंट R, ठीक है, और I। तो V इज इक्वल टू क्या हो गया, RI। और यही जो R है, इसी R को हम कहते हैं क्या, यही हमारा जो है, ये हमारा बेसिकली एक कांस्टेंट है, ठीक है, एक कांस्टेंट वैल्यू है, ठीक है ना। जिसको हम क्या कहते हैं, जिसको हम कहते हैं रेजिस्टेंस। याद रखना, यहाँ से एक वर्ड आपका नया वर्ड आ रहा है, पढ़े ही हो आप लोग, तो कोई नई चीज थोड़ी ना आया। रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर। बहुत सारी बातें, बहुत सारे फॉर्मूले हम जो हैं इसके भी, इस टॉपिक पर भी बहुत सारे फॉर्मूले हम देखने वाले हैं, ठीक है ना। अच्छा, अब ये जो आर है, ये बताया कि वो जो साइंटिस्ट थे, वो जो फिजिसिस्ट थे, उन्होंने ये कहा कि भाई जो आर है वो क्या होगा, ये केवल डिपेंड करेगा किस पर, डिपेंड्स अपॉन लेंथ पर डिपेंड करेगा। अभी हम सारी चीजें देखेंगे, लेंथ पर डिपेंड करेगा, ठीक है, शेप पर डिपेंड करेगा कि हमारा जो वायर है वो कैसे शेप का है, उसकी एरिया कम है, ज्यादा है, क्या है, शेप पर डिपेंड करेगा। एंड नेचर पर भी डिपेंड करेगा कि उस वायर की नेचर क्या है, ठीक है। वो हमारे वायर जो है वो सिल्वर वायर है, कॉपर वायर है, एल्यूमिनियम वायर है, क्या सारी चीजें इन पर भी डिपेंड करता है। क्लियर है इतनी बात बच्चे, बहुत आसान है, ठीक है ना। बहुत डिटेल हम इसको भी पढ़ने वाले हैं। सिंपल सी बात रखो, देखो इतनी बात आपको समझ में आई कि आर जो है वो आपका डिपेंड करेगा लेंथ पर, शेप पर, नेचर पर। अभी ये कैसे डिपेंड करेगा अभी हम देखेंगे, है ना। मतलब कि अगर आप जो है आर बेसिकली जैसे मान लो अभी लेंथ पर, अभी सारी चीज़ें देखने वाले हैं, बहुत सारी चीज़ें आने वाली हैं, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप करते हैं, सारी चीज़ों को एक साथ नहीं समझ सकते, है ना, स्टेप बाय स्टेप करते हैं। आ रही मेरी बात समझ में, ओके। तो इतनी बातें आपको समझ में, इतनी बातें आपने नोट डाउन कर ली। अब देखो यहाँ से आपका जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है वो बनता है
डिडक्शन ऑफ ओम्स लॉ है ना, ऑन द बेसिस ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी का आप जो फॉर्मूला जो लगाए थे ना, आई और वी डी में जो रिलेशन था, तो उसके बेसिस पे हम अब ओम्स लॉ को डिड्यूस करेंगे, उसके बेसिस पे हम ओम्स लॉ को क्या कर सकते हैं, एक्सप्रेस्ड करेंगे, ठीक है। अच्छा सर, यहाँ से एक चीज़ और है, ये एक बेसिकली ग्राफ के थ्रू दिखाया गया, अभी हम इसका डिटेल में डिस्कशन करेंगे। बस आप इतनी सी बात याद रखो कि जब एक ग्राफ ड्रॉ किया गया आई और वी के बीच में, ठीक है, आई और वी के बीच में जब एक ग्राफ ड्रॉ किया गया, तो जो हमें आर मिला ना वो एकदम कांस्टेंट मिला, ठीक है। लेकिन हर केस में ये वैलिड नहीं होता है। देखो, ओम्स लॉ तभी अप्लीकेबल है जब किसी वायर में करंट जो फ्लो हो रही है बहुत ही लो अमाउंट की करंट है। याद रखना मेरी बात, बहुत ही लो अमाउंट की अगर करंट अगर फ्लो हो रही है तभी हमारा क्या है, ये ओम्स लॉ अप्लीकेबल है। अदरवाइज आपको जो ग्राफ अभी जो आगे देखने को मिलेगा वो ऐसे देखने को मिलेगा। क्यों? बेसिकली रीजन क्या होता है कि जैसे जैसे हम करंट फ्लो कराते हैं वैसे वैसे उस वायर की टेम्परेचर बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है। और अगर वायर, तो ओम्स ने क्या कहा था कि भाई फिजिकल कंडीशन सेम होनी चाहिए, फिजिकल कंडीशन जो है वो कांस्टेंट होनी चाहिए, लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं होता है, ठीक है। हाई करंट अगर आप फ्लो कराते हो वायर में तो उस वायर की टेम्परेचर बढ़ती है, और अगर टेम्परेचर अगर बढ़ रही है तो आपका जो रेजिस्टेंस होगा वो भी इंक्रीज करता है। कैसे करेगा अभी हम ये आगे देखेंगे फर्दर, ठीक है। क्लियर है इतनी बातें ना, ठीक है। बहुत ज्यादा भी टेंशन नहीं लेना है। तो ये देखा गया कि बहुत ही कम करंट, मतलब उस पर बहुत ही कम करंट की वैल्यू पर हमें आर जो मिल रही थी वो एकदम कांस्टेंट मिल रही थी। वी की कुछ वैल्यू लो आई की, तो एक कांस्टेंट वैल्यू के साथ हमारी जो है वो रेजिस्टेंस बढ़ रही थी, आई कह सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट हेडिंग लगाओ बच्चे, डिडक्शन ऑफ ओम्स लॉ ऑन द बेसिस ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी। देखो बच्चे, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये आपका हेडिंग है, ठीक है, डायरेक्शन ऑफ ओम्स लॉ ऑन द बेसिस ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी। देखो, इसके बेसिस पे हमें पता चलेगा कि हम वो चीज़ें जो कह रहे थे ना कि रेजिस्टेंस हमारी कब बढ़ेगी, कब इंक्रीज होगी, कब डिक्रीज होगी, वो अब देखो आपको यहाँ से पता चलेगा, ठीक है। बेसिक से हम नॉलेज लेते चलते हैं, ठीक है। देखो, तो सबसे पहले देखो हमें क्या करना है, हमें डिड्यूस करना है ओम्स लॉ को ऑन द बेसिस ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बेसिस पे। तो एज वी नो, सबसे पहले हम फॉर्मूला क्या जानते हैं कि वी डी इज इक्वल टू क्या होता है मेरे पास, ई अपॉन एम इंटू टाउ, ठीक है। टाउ हमारा एवरेज रिलैक्सेशन टाइम होता है, ठीक है। अच्छा, फिर हम एक और फॉर्मूला जानते हैं कि E इज इक्वल टू क्या होता है, V अपॉन L, ठीक है, जिसको हम पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन लेंथ है ना। तो यहाँ से आप V की देखो, ऐसा करते हैं कि यहाँ से हम जो है E की वैल्यू रखते हैं। हमने कहा कि सर मेरे पास वी डी इज इक्वल टू क्या था, E अपॉन एम, तो सेफ है। अब E की वैल्यू रख देते हैं, तो E की वैल्यू क्या है, V अपॉन L है, तो V अपॉन ML हो जाएगा और इनटू टाउ हो जाएगा, ठीक है। आपने वी डी निकाल लिया, ठीक। फिर हम एक और रिलेशन जानते थे क्या, एंड हम जानते हैं क्या, सिंस आई इज इक्वल टू ए एन ई इंटू वी डी। ये हमारी जो v है वो वेलोसिटी है, और ये जो v है, या ध्यान रखना बच्चे, ये स्मॉल v है, ठीक है, थोड़ा सा बड़ा लग रहा है, चलो छोटा बनाते हैं। ये हमारी स्मॉल v है और ये हमारा कैपिटल V, दैट इज हमारी पोटेंशियल डिफरेंस है, और ये हमारी वेलोसिटी है। तो हमने कहा मेरे पास एक फॉर्मूला है क्या, आई इज इक्वल टू एन ई इंटू वी डी, दैट इज वी डी ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ठीक है। सो हम क्या करते हैं, यहाँ से हम वी डी की वैल्यू रखते हैं। ये जो आपकी जो वी डी आई है, इस वी डी की वैल्यू रखते हैं। इसमें क्या हो जाएगा, ए एन ई वी डी की वैल्यू देखो कितनी है, ई वी, यहाँ पे आपकी पोटेंशियल वाली है, ई इंटू वी इंटू टाउ अपॉन एम एल, ये है। क्लियर है। अब इसको अगर आप ओपन कर दो तो क्या मिल जाएगा, ये आपका मिल जाएगा आई इज इक्वल टू ए एन ई स्क्वायर, ठीक है, और v अपॉन एम एल इंटू टाउ, ये मिलेगा। अब यहाँ से देखो v को आप इस तरफ ले आओ तो कितना हो जाएगा, i अपॉन वी इज इक्वल टू ए एन ई स्क्वायर अपॉन एम एल इंटू टाउ होगा, समझ रहे हो। और देखो, इसी i अपॉन वी को आप क्या कहोगे, आपने कहा था ना कि जो आपकी, जैसे आपने ये कहा था v इज इक्वल टू, आपने आई आर कहा था, तो v अपॉन आई इज इक्वल टू क्या कहोगे, आप r कहोगे, ठीक है। उल्टा हो गया, ठीक है भाई, उल्टा नहीं है, कोई बात नहीं। आपने कहा सर v इज इक्वल टू आई आर, तो v अपॉन आई इज इक्वल टू आप क्या कहोगे, r कहोगे। अच्छा, कोई बात नहीं। तो आपको इसे बनाना है, v अपॉन आई बनाना है। यहाँ पर क्या है, i अपॉन v है, तो इसको ऊपर ले जाओ, इसे नीचे ले आओ, तो क्या हो जाएगा, v अपॉन आई इज इक्वल टू, तो इसे हम ऊपर ले जाते हैं, इस पूरे को हम नीचे ले आते हैं, तो कितना कितना हो जाएगा, एम एल अपॉन ए एन ई स्क्वायर इंटू टाउ, ठीक है। और देखो, इसी v अपॉन आई की वैल्यू को आप क्या कहते थे, r, तो ये आपको क्या मिलेगा, r,
है ना। और ये सारी की सारी देखो वैल्यू क्या है, कांस्टेंट है। m का मतलब का क्या हो गया, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। मान लो कि आपने पर्टिकुलर कोई एक आपको वायर पता है कि आपने वायर कितना लिया है, आपने वायर कितने स्क्वायर, कितने मीटर स्क्वायर या कितने सेंटीमीटर स्क्वायर का आपने वायर लिया, ये आपको वैल्यू पता है, दैट इज ये कांस्टेंट है। m भी पता होगा भाई कि मास कितना है इलेक्ट्रॉन का, आपको पता है कि पर क्यूबिक जो पर क्यूबिक मीटर क्यूब जो हमारा जो इलेक्ट्रॉन होता है वो कितना होता है। लेंथ आपको वायर की अपनी पता ही है। एन का मतलब आप जानते हो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ई आपको पता है चार्ज होती है। रिलैक्सेशन टाइम ये गिवन होता है, मैंने आपको पिछले वाले वीडियो में बताया था कि रिलैक्सेशन टाइम की वैल्यू क्या होती है। तो यही सारी की सारी वैल्यू होती है कांस्टेंट, और इसी कांस्टेंट को हम कहते हैं आर। आ रही मेरी बात समझ में कि ये आर ऐसे कांस्टेंट क्यों बताया गया, तो ऑन द बेसिस ऑफ दिस, ये जो आपको बताया गया था ना पिछले कि पिछले टॉपिक में कि आर हमारा कांस्टेंट होता है जिसको हम रेजिस्टेंस कहते हैं। तो रेजिस्टेंस का मतलब है ये, दैट इज एम एल। ये इन सारी चीज़ों पर डिपेंड करता है। आप यहाँ से देख सकते हो कि जो आर है वो लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मतलब लेंथ बढ़ाओगे तो रेजिस्टेंस बढ़ेगी। आर जो है वो ए के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, मतलब एरिया बढ़ाओगे तो रेजिस्टेंस डिक्रीज होगी। समझ रहे हो मेरी बात। ये सारी चीजें अभी हम इसके बारे में भी हम डिटेल में आगे डिस्कशन करने वाले हैं। बस ये आपका यहीं से आपका डिडक्शन था, है ना, ओम्स लॉ का ऑन द बेसिस ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी। बहुत ही आसान है यार, बहुत ही छोटा सा, और ये हमेशा पूछता है डिडक्शन ऑफ ओम्स लॉ ऑन द बेसिस। आपको स्कूल में भी ये एज एक असाइनमेंट के रूप में भी मिला होगा आपको अपनी कॉपी में करने के लिए, या फिर टेस्ट में जो भी आपका व्हाट्सअप से जो भी टेस्ट हो रहा है ना जो छाप करके आप कर रहे हो, कैसे टेस्ट दे रहे हो, चलो वो तो आप बेटर अच्छी तरह से आप जान रहे होगे। चलो कोई बात नहीं, अब स्कूल वाले भी क्या करेंगे बेचारे, उनको क्या है ना कि आपसे जो है ना वो पूरे मंथ की फीस लेनी है, ठीक है, समझ रहे हो। भले आप स्कूल जा रहे हो नहीं जा रहे हो, उनसे उनको मतलब नहीं है। ऑनलाइन क्लासेस चला दिया, मतलब आप बस फीस जमा करो। ओके, तो ये हमने देख लिया वैसे, ठीक है। क्या हो गई हमारी ओम्स लॉ, हमने कैसे ऑन द बेसिस ऑफ हमने ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बेसिस पे हमने कैसे लाया। बहुत ही आसान है, सिंपल से आपके फॉर्मूले याद रखने हैं। फॉर्मूला आपको याद है और लास्ट वाला याद है, V अपॉन आई आपको बनाना था, तो ऊपर नीचे कर देंगे, इसको भी ऊपर नीचे कर देंगे, तो हमारा ओम्स लॉ जो है वो आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से एक कॉन्सेप्ट आया ओम्स लॉ के बेसिस पे, हमारा क्या एक कॉन्सेप्ट आया, रेजिस्टेंस का कॉन्सेप्ट आया। तो हेडिंग लगा लो बच्चे, रेजिस्टेंस। इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। वही चीज़ है, हम पहले ही पढ़ चुके हैं, बस एक एज एनसीईआरटी में ये एक हेडिंग है, तो हम इसको भी देख लेते हैं। तो बेसिकली रेजिस्टेंस का मतलब क्या होता है, रजिस्ट करना। रेजिस्टेंस का मतलब क्या, अपोज करना, करंट के फ्लो को अपोज करना, करंट के फ्लो को कम कर देना, करंट के फ्लो को रोकना, ठीक है, दैट इज कॉल्ड रेजिस्टेंस, है ना। तो कैसे हम इसको डिफाइन करेंगे, हम ये कहेंगे रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर is the property क्या कह सकते हैं, the property by which it oppose, ठीक है, it opposes the flow of charge, या करंट कह लो, the flow of charge through it, HROUGH, ठीक है, थ्रू इट। क्लियर है। अब जितनी ज्यादा आपकी रेजिस्टेंस, तो याद रखना कि रेजिस्टेंस आपकी एक प्रॉपर्टी है, रेजिस्टेंस किसी भी कंडक्टर की एक प्रॉपर्टी है, और जो कंडक्टर रेजिस्टेंस की प्रॉपर्टी शो करता है उस कंडक्टर को हम कहते हैं रजिस्टर। दोनों में फर्क है। रजिस्टर इज अ सब्सटेंस, है ना, विच शोज अ प्रॉपर्टी, जो क्या करे, जो चीजों को रजिस्ट करे, जो चीजों को नहीं, जो करंट को रजिस्ट करे। तो दैट इज हमारा वो जो सब्सटेंस है, जो डिवाइस है, वो कहलाएगा रजिस्टर्स, है ना। और जो वो एक जो प्रॉपर्टी जो एक्ट हो रहा है, जिसकी वजह से हमारी जो करंट क्या हो रही है, करंट के फ्लो का जो अपोज कर रहा है जो प्रॉपर्टी, उस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस और रजिस्टर दो अलग अलग चीजें हैं, याद रखना। कभी भी जब दुकान पर जाना तो क्या मांगोगे आप, रजिस्टर्स मांगोगे, रेजिस्टेंस नहीं मांगोगे, ठीक है ना। तो उतना वो आपको रेजिस्टेंस दे देगा ठीक है। तो आपको क्या मांगना है, आपको मांगना है भैया मेरे को रजिस्टर्स दो, ठीक है, रेजिस्टेंस नहीं दो। हम रेजिस्टेंस नहीं लेंगे, हम क्या लेंगे, रजिस्टर्स। अब रजिस्टर्स जो होती है वो अलग अलग रेजिस्टेंस की आती है, रजिस्टर्स अलग अलग रेजिस्टेंस की आती है, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो ये हमारा सिंपल सा है, यानी कि देखो क्या है, यहाँ से अगर आप आर को अगर आप इंक्रीज करोगे, है ना, तो आपकी जो आई है वो क्या होगी, डिक्रीज होगी। कैसे पता भाई, तो हमें ये पता है V
वी अपॉन क्या होता है, वी अपॉन आई इज इक्वल टू आर होता है। मतलब कि आई, अगर हम रेजिस्टेंस को हम क्या करेंगे, अगर इंक्रीज कर रहे हैं तो हमारी आई क्या होगी, डिक्रीज होगी। जितनी ज़्यादा हाई रेजिस्टेंस, ठीक है, उतना ही कम हमारी करंट होगी उस सर्किट के थ्रू, उस कंडक्टर के थ्रू। कंडक्टर का मतलब कोई भी, जैसे बल्ब आपने लगाया तो उस कंडक्टर के थ्रू क्या होगी, बहुत ही कम करंट जाएगी अगर आपने रेजिस्टेंस हाई रखा है। ये सब सारी बातें हैं, ठीक है। या फिर इसको आप दूसरी तरीके से भी डिफाइन कर सकते हो, कैसे कि द पोटेंशियल, ये कह सकते हो द रेशियो ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस टू द करंट, द रेशियो ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस टू द करंट, दैट इज कॉल्ड रेजिस्टर्स, ठीक है ना। आगे बात समझ में। अब बात कर लेते हैं इसकी यूनिट की। सर इसकी यूनिट क्या होती है, बहुत ही आसान है। देखो आपने कहा आर इज इक्वल टू, आपने क्या कहा, वी अपॉन आई, और वी की यूनिट क्या होती है, आप क्या कहते हो, वोल्ट कहते हो, अपॉन आई की यूनिट क्या कहते हो, एम्पियर कहते हो ना। तो क्या हो गया, वोल्ट पर एम्पियर, या जिसको हम उन्हीं के नाम पर, जो हमारे जॉर्ज साइमन ओम्स हैं, हमने उन्हीं के नाम पर कह दिया ओम्स, OHM, ओम, ठीक है। और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं इस तरीके से। ये हमारा इसके रिप्रेजेंटेशन का तरीका है, ओम कह लो या ये बना लो सिंबल, है ना, दैट इज ये आपका ओम है, ठीक है। अब यहाँ से आपको एक ओम को डिफाइन करना पड़ा, तो सिंपल, मैंने आपको बताया कि किसी भी यूनिट को अगर आप डिफाइन करते हो तो क्या कर दो कि इफ V इज इक्वल टू, क्या रख दिया आपने, V इज इक्वल टू मान लो आपने 1 वोल्ट रख दिया, ठीक है। और आई जो है, सबको आई को भी क्या रख दो, 1 एम्पियर रख दो। तो आपको जो R मिलेगा वो क्या मिलेगा, आपको R 1 ओम मिलेगा, है ना। तो हम क्या कहेंगे कि रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर इज सेड टू बी 1 ओम इफ a current of 1 ampere flow, a current of 1 ampere flow, ठीक है, through a conductor applying on a potential difference 1 volt। सिंपल, 1 ओम की क्या हो गई, आपको डेफिनेशन मिल गई, लिख दिया जाए, चलो देख लो आप, सिंपल है। रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर सेड टू बी 1 ओम इफ, सिंपल, आप सबकी वैल्यू 1 रख दो ना, V इज इक्वल टू 1 रख दो, I इज इक्वल टू 1 रख दो, इफ अ करंट ऑफ 1 एम्पियर फ्लो थ्रू इट ऑन अप्लाइंग पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट। ये आपकी हो गई 1 ओम की डेफिनेशन, ठीक है ना। अब जैसे मान लो बहुत ज़्यादा, अगर हाईली, अगर मान लो रेजिस्टेंस है, बहुत ज़्यादा हाई रेजिस्टेंस है, तो हम उसको मेगा ओम में मेजर करते हैं, क्या, किसमें, मेगा ओम में, है ना। बहुत ज़्यादा अगर हाई का रेजिस्टेंस है तो मेगा ओम कहेंगे। मेगा ओम को हम रिप्रेजेंट करते हैं M, ये कैपिटल M, और ये आपका ओम, ठीक है ना। तो 1 मेगा ओम इज इक्वल टू बेसिकली कितना होता है, 1 मेगा ओम इज इक्वल टू होता है 10 टू द पावर 6 ओम, ये आपको पता है। मान लो अगर बहुत ही छोटी सी, अगर मान लो रेजिस्टेंस है, तो हम कहेंगे 1 माइक्रो ओम, ठीक है, 1 माइक्रो ओम, ठीक है। अरे यार, माइक्रो ऐसे बनाते हैं, ठीक है, 1 माइक्रो ओम। तो 1 माइक्रो ओम इज इक्वल टू कितना होता है, 10 टू द पावर माइनस 6 ओम। अब देखो, यही जो आपका जो टॉपिक है ना, इसके बाद की जो टॉपिक थी ना, रजिस्टर्स के बारे में, है ना, जो कलर कोडिंग ऑफ रजिस्टर था, वो चीज़ आपका हटाया गया है। तो काफ़ी बड़ी टॉपिक थी, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक थे, हटा दिया गया, काफ़ी थोड़ी सी लेंदी भी थी, तो वो हटा दिया गया, बढ़िया ही किया, अच्छी बात है, ठीक है। चलो, हमने यूनिट की बात कर ली। नेक्स्ट की आप बात करो डायमेंशन की। चलो डायमेंशन निकाल के दिखाओ बच्चे, आप कितने बच्चे डायमेंशन निकाल सकते हो, डायमेंशन, ठीक है, डायमेंशन ऑफ R, देखिए कितने बच्चे निकाल सकते हो, ट्राई करो, ट्राई करो, ट्राई करो, ट्राई करो, ट्राई करो, देखिए कितने बच्चे निकाल पा रहे हो। कर लिया ट्राई, चलो देखो मैच करोगे। आपने कैसे किया, तो बेसिकली R इज इक्वल टू, सर मेरे पास क्या होता है, V अपॉन आई होता है, ठीक है। V इज इक्वल टू क्या होता है, वर्क डन अपॉन चार्ज, यही तो होता है, V इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन चार्ज अपॉन आई। तो ये आई चला जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा W अपॉन Q इंटू आई। W की डायमेंशन कौन नहीं जानता, ML स्क्वायर T माइनस 2 अपॉन Q का कितना होता है 80, और I आपकी खुद ही क्या है, आई की खुद ही होती है क्या, A, है ना। तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा, देखो आपका T से ये T ऊपर जाएगा तो T की पावर -3 हो जाएगा ना। तो देखो M तो वैसे ही है M, और L स्क्वायर वैसे ही रहेगा, और ये A ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा, अच्छा एक मिनट, ML T, पहले T लिख देते हैं, T की पावर -3 हो जाएगा, ठीक है, और A की पावर -2 हो जाएगा। ये आपका डायमेंशन, कितने बच्चे सही निकाले थे, ठीक है। ये बेसिक आपका हो जाएगा डायमेंशन ऑफ R, ठीक है। अब यहाँ से मोस्ट फैक्ट हम बात देखते हैं, वो क्या देखते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, मतलब लिखना नहीं, इसको अपनी कॉपी में समझ लेना, कुछ फैक्ट बात समझते हैं ना। क्या फैक्ट बात है सर, देखो, जैसे जैसे आपने कभी करंट का फील किया है, किया ही होगा, ऑब्वियस सी बात है, अगर आप ह्यूमन हो और करंट का फील ना करो, ऐसा हो ही नहीं सकता, ठीक है। देखो, अब हम यहाँ से हम देखते हैं कि इस हमारा जो रेजिस्टेंस है ना, किसी भी कंडक्टर की जो रेजिस्टेंस है, तो
ह्यूमन बॉडी की वजह से, है ना, ह्यूमन बॉडी पर इस करंट का या फिर इस रेजिस्टेंस की वजह से हमारा मतलब देखो हमारी जो बॉडी है वो भी क्या करेगी, एक रेजिस्टेंस क्रिएट करेगी, ठीक है। तो यहाँ से हम एक फैक्ट समझते हैं क्या, कि बायो वाले बच्चे खुश हो गए होंगे। बायोलॉजिकल कनेक्शन, ठीक है, बायोलॉजिकल कनेक्शन ऑफ, ऐसा कुछ नहीं है, बायोलॉजिकल कनेक्शन ऑफ रेजिस्टेंस एंड करंट टू ह्यूमन बॉडी, ठीक है। देखो क्या होता है कि जो हमारी बॉडी जब हमारी बॉडी जब क्या होती है, जब ड्राई होती है, क्या होती है, जब ड्राई होती है, तो हम लोगों की जो बॉडी है वो लगभग ड्राई केस में, है ना, ड्राई जब हमारी होती है तो लगभग 10⁵ ओम का जो रेजिस्टेंस है वो क्रिएट करती है, समझ रहे हो। और जब मान लो आप मस्त पानी से भीगे हुए हो, ठीक है, और उस समय यानी कि हमने कहा कि वेट केस में हमारी जो स्किन होती है ना, अगर हमारी ड्राई स्किन है और वेट स्किन है तो उस केस में जो रेजिस्टेंस होती है वो लगभग आर जो होती है वो 1500 ओम के आसपास होती है, ठीक है। अब मान लो कि आपकी अभी बॉडी क्या थी, ड्राई थी, और आप अचानक से आपकी जो हाथ है वो आपके घर की किसी सप्लाई वोल्टेज में कनेक्शन में चली गई, और लगभग सप्लाई हमारी जो वोल्टेज होती है वो कितनी होती है बच्चे, 220 वोल्ट हमारे घरों में जो आती है बिजली, उसकी ये पोटेंशियल डिफरेंस कितनी होती है, 220 वोल्ट की होती है, ठीक। तो अब आपको पता है कि इस केस में जब 220 वोल्ट है तो आपको पता है I इक्वल टू क्या होता है, V/R होता है, ठीक है। और रख दो V की वैल्यू कितनी है, 220, और मान लो कि आपकी स्किन अभी ड्राई है ना, तो कितनी आप रखोगे, 10⁵। आप जब इसको सॉल्व करोगे तो ये आएगा 2.2 मिली एम्पियर, बहुत ही छोटी करंट। लेकिन देखो क्या, जब हमारी स्किन क्या हो, व्हेन स्किन ड्राई, ठीक है, तो आपको जो है इतने मिली एम्पियर का करंट लगेगा, जिसको आप कहते हो ना झुंझुनी लग गया सर तो ऐसा होगा, ठीक है। 2.2 एम्पियर बहुत ही कम है, लेकिन अब आप मेरी बात समझो, जब आपकी स्किन क्या है, वेट है, आप भीगे हुए हो, आप पानी में, है ना, बारिश हो गई अचानक से कहीं इस तरह समथिंग कुछ इस तरीके से, और उस केस में अगर हम I की अगर बात करें तो सेम हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे V/R, और V इक्वल टू कितना रखेंगे, 220 अपॉन, अब R इक्वल टू कितना रखेंगे, 1500। तो ऑब्वियसली बात है थोड़ी ज़्यादा ही आएगी, और कितनी ज़्यादा ही, बहुत ज़्यादा आएगी, लगभग 147 पॉइंट समथिंग कुछ मिली एम्पियर हमारी आएगी, ठीक है। देख लो 147 मिली एम्पियर, ठीक है ना, यानी कि व्हेन स्किन क्या होगी हमारी, वेट। अब आप नहीं समझ रहे हो, देखो आपने कहा सर कि जब 2.2 मिली एम्पियर की जब करंट लगी तो आपको बहुत अजीब लगा, थोड़े समय के लिए लगा कि सारी की सारी जो दुनिया है वो ख़त्म होने वाली, आपको ऐसा फील हुआ ना। जब 2.2 एम्पियर का, बेसिकली आपको इतना ही लगता है, नॉर्मल केस में आपको 2.2 मिली एम्पियर का ही करंट लगता है। क्या हो अगर आपके पास 147 मिली एम्पियर का अगर आपको करंट लग जाए, ठीक है, इवन अगर ऐसा होता है बच्चे ना, तो उस पर्सन की डेथ भी हो सकती है, बहुत ज़्यादा है। देखो ये फैक्ट बात है कि अगर करंट क्या है 100 मिली एम्पियर से लेकर के, ठीक है, 100 मिली एम्पियर से मान लो अगर लेकर के अगर 3 एम्पियर तक है, बात समझना, 100 मिली एम्पियर टू अगर 3 एम्पियर है तो बहुत ही ज़्यादा फैटल, जिसको कहते हैं ना, बहुत ही मतलब गंभीर प्रॉब्लम, जैसे कि हम कह सकते हैं डेथ भी हो सकती है पर्सन की। अगर 100 to 3 एम्पियर है, 147 इसी के अंडर में तो आएगा, ठीक है ना। अब और थोड़ा सा और कम आते हैं। अच्छा, आपने कहा कि अगर 20 मिली एम्पियर टू, है ना, 20 मिली एम्पियर टू 100 अगर मिली एम्पियर के अगर बीच में है ना, तो इसकी वजह से अगर इतना ज़्यादा अगर आपको करंट लगा है तो इसकी वजह से आपको पैरालिसिस भी हो सकता है। आ रही बात समझ में, ये पैरालिसिस भी हो सकता है अगर आपको इतना अगर करंट लग रहा है तो। और मान लो आपने कहा कि नहीं, ठीक है, थोड़ी सी और हम अपने घरों में जो बेसिकली डेली हम जो करंट का जो झटका खाते हैं ना, वो कितनी होती है, वो लगभग 10 से लेकर के
वो भी थोड़ी ज़्यादा होती है। 10 टू हमारी कितनी होती है 20 मिली एम्पियर। ठीक है, अगर 10 टू अगर 20 मिली एम्पियर अगर आपको करंट लग रहा है तो बेसिकली आपको मस्कुलर डिसऑर्डर हो सकता है। समझ रहे हो, बहुत ज़्यादा खतरनाक है मस्कुलर डिसऑर्डर। ठीक है, जैसे कि हाँ है ना, जैसे आप देखे होगे अपने अगल बगल लोगों को, मतलब जो बेसिकली जो लाइनमैन होते हैं उनकी काफ़ी ज़्यादा ऐसे कई लोग हैं ऐसे। आप देखो, आप नहीं देखो तो देखो, पता करो। ठीक है, और हमारे घरों में जो हमें जो करंट लगती है बेसिकली जब हम ड्राई होते हैं, है ना, उस केस में हमें जो 2 मिली एम्पियर की जो करंट लगती है तो हमें टिंगलिंग होती है। टिंगलिंग मतलब आप समझ रहे हो, जिसको आप कहते हो झुंझुनी। ऐसा लगता है ना कि कोई पकड़ के ऐसे झकझोर दिया, झुंझुनी लग गई, दैट इज टिंगलिंग हो गया, है ना, टिंगलिंग। समझ रहे हो, तो ये चीज़ है बहुत ज़्यादा, ये डेंजरस चीज़ है। तो आपको जो करंट लगती है ना बच्चे, वो 2 मिली एम्पियर के आसपास की आपको करंट लगती है, तब आपको टिंगलिंग फील होता है। सोचो जैसे जैसे ये करंट बढ़ती जाएगी वैसे वैसे आपका सोचो क्या हाल होता जाएगा। समझ रहे हो मेरी बात को? ठीक है, ये कुछ फैक्ट बातें थी। चलो नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। अभी बच्चे नेक्स्ट हेडिंग आप डालो फैक्टर अफेक्टिंग रेजिस्टेंस। ये बात मैंने आपको पहले बता चुकी हैं, है ना। जब आप वीडी वाले से जब आप अपने आर का जब आपने फॉर्मूला लाया था, इसी वीडियो में की बात करें, है ना। चलो ठीक है, देख लेते हो। तो फिर एक्सपेरिमेंटली ये पता चला कि बेसिकली हमारी जो रेजिस्टेंस है वो बेसिकली कुछ चीज़ों पर डिपेंड करती है। पहली चीज़ लेंथ पर। किस पर? लेंथ। ठीक है, लेंथ पर डिपेंड करती है। क्या होता है कि जब अगर हम किसी भी कंडक्टर की लेंथ अगर हम बढ़ाते हैं तो हमारी जो रेजिस्टिविटी होती है वो इंक्रीज हो जाती है, घटाते हैं तो हमारी जो रेजिस्टिविटी होती है वो डिक्रीज हो जाती है। इसका मतलब कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना। तो ये कहा गया कि जो आर है वो लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ये मान लो आपका इक्वेशन नंबर है फर्स्ट। ठीक है, अच्छा दूसरी चीज एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इट इज ए। तो ये कहा गया कि जो रेजिस्टेंस हमारी होती है वो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। मतलब कि आर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ए। मतलब जब एरिया जब बढ़ाया गया किसी भी कंडक्टर का तो रेजिस्टेंस है वो कम हो गई। इनवर्सली का मतलब क्या होता है कि जब आप किसी एक को बढ़ाओगे तो एक कम होगा, एक को घटाओगे तो एक बढ़ेगा। ठीक है, ये रिलेशन होता है इनवर्सली में। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में क्या होता है कि आप एक को बढ़ाओगे तो दूसरा भी बढ़ेगा। ठीक है, और भी कुछ अगर फैक्टर्स होते हैं जैसे कि नेचर ऑफ मटेरियल। ठीक है, मटेरियल का नेचर क्या है, मतलब कि बेसिकली हमारा जो मटेरियल है वो कॉपर का है, सिल्वर का है, क्या सारी चीजें इस पर भी डिपेंड करता है। एंड ऑल्सो टेम्परेचर, और टेम्परेचर पर भी डिपेंड करता है। ठीक है, जैसे ये कहा जाता है कि जो हमारी जो रेजिस्टेंस होती है, रेजिस्टेंस ऑफ नाइक्रोम, ठीक है, रेजिस्टेंस ऑफ नाइक्रोम वायर लगभग 60 टाइम होता है। किसका? 60 टाइम ऑफ कॉपर वायर। ठीक है, कॉपर वायर मतलब नाइक्रोम वायर की जो रेजिस्टेंस होती है वो कॉपर वायर की 60 टाइम होती है। तो मटेरियल है भाई, अलग अलग मटेरियल्स हैं तो उस पर भी डिपेंड करता है। ठीक है, फिलहाल हम ये बातें भी आगे देखेंगे। तो क्या किया हमने, फर्स्ट एंड सेकंड को आपस में हमने मिलाया। देखो फर्स्ट सेकंड आपको दिख रहा है, फर्स्ट एंड सेकंड दो यहाँ पर भी आ रहे हैं, यहाँ पर भी आ रहे हैं। सो आर इज इक्वल टू, आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, एल अपॉन ए। ठीक है, अब यहाँ से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का सिंबल हटाया गया तो क्या आया, आया एक रो। क्या कहते हैं इसको, हम रो कहते हैं। तो रो एल अपॉन ए, और इसी रो को हम कहते हैं, ये हमारा जो रो है इसको हम कहते हैं कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। प्रोपोर्शनैलिटी, ठीक है, एंड इट इज कॉल्ड प्रोपोर्शनैलिटी एंड इट इज कॉल्ड स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। यहां से आपको एक कॉन्सेप्ट मिला, किसका, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का आपको कॉन्सेप्ट मिला, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। ठीक है, या जिसको आप और किस नाम से जानोगे, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी के नाम से भी जानोगे, ये याद रखना, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी। ठीक है ना, ऑफ कंडक्टर ऑफ मटेरियल। तो यहां से आपको एक नया कॉन्सेप्ट मिला रो का। अब देखो बात मेरी भी ध्यान समझना,
कि रो और आर में बहुत ज़्यादा फर्क है। देखो जो आपका आर है वो बेसिकली डिपेंड कर रहा था लेंथ पर, वो बेसिकली डिपेंड कर रहा था एरिया पर, लेकिन ये जो रजिस्टिविटी है ना ये किसी भी चीज़ पर डिपेंड नहीं करती। मतलब लेंथ क्या है, जैसे मान लो आपने कहा अभी थोड़ी देर पहले, मेरी बात यहाँ से समझ लेना, आपने कहा कि मान लो मेरे पास अगर 1 सेंटीमीटर अगर वायर है तो इसकी रेजिस्टेंस कुछ और होगी, और मान लो हम इसको कुछ और बड़ा बना देते हैं तो इसकी रेजिस्टेंस जस्ट अब डबल हो जाएगी, रेजिस्टेंस जो है वो जस्ट डबल हो जाएगी। लेकिन आपने कहा कि मेरे पास 1 सेंटीमीटर वायर थी, इसकी रजिस्टिविटी मान लो समथिंग कुछ थी, रो थी, तो अगर हम इसकी लेंथ को अगर इंक्रीज भी कर देते हैं ना तो अभी भी इसकी जो रजिस्टिविटी है वो ओवरऑल रजिस्टिविटी अभी भी रो ही रहेगी ना। ये बेसिकली मटेरियल पर डिपेंड करता है, मटेरियल पर डिपेंड करता है। बात करेंगे अभी इसके भी बारे में। फिलहाल इतनी बातें आपको समझ में आ रही है, ठीक है। अच्छा, अब यहां से हम रजिस्टिविटी को अगर डिफाइन करना चाहें तो क्या करना पड़ेगा आपको, सेम वही काम क्या कर लो, अगर रजिस्टिविटी को अगर आप डिफाइन करना चाहते हो तो आप क्या करोगे, L इज इक्वल टू 1 मीटर रख लिया, ठीक है। इफ L इज इक्वल टू 1 मीटर, A इज इक्वल टू 1 मीटर स्क्वायर, देन R इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, रो। देख लो 1 1 1 क्या हो जाएगा, R इज इक्वल टू रो। तो आप क्या कहोगे, रजिस्टिविटी डिफाइंड एज द रेजिस्टेंस ऑफ यूनिट लेंथ विद यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ठीक है ना, यूनिट लेंथ विद यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ मटेरियल ऑफ कंडक्टर, दैट इज कॉल्ड रेजिस्टिविटी। लिख लो आप इसे, ठीक है, ये डेफिनेशन आपकी हो जाएगी। ओके, अब देखो यहाँ से अगर आप रो की अगर आप वैल्यू निकालना चाहो तो रो को आप यहीं पर इस तरफ रख लो और ए इधर चला जाएगा आर के पास, दैट इज क्या हो जाएगा, आर ए पॉन एल क्या आ जाएगा नीचे। तो आपका ये फाइनली रेजिस्टेंस का रेजिस्टिविटी का ये आपका फॉर्मूला हो जाएगा आर ए अपॉन एल। क्लियर है ये बात। अब यूनिट की बात कर ली जाए, अगर आपने रो निकाल लिया तो यहाँ से हम यूनिट की बात कर लेते हैं। क्या हो जाएगी यूनिट देख लेते हैं जल्दी से। देखो आपने कहा कि रेजिस्टेंस बेसिकली हमारी जो रेजिस्टिविटी है वो क्या है, आर इंटू ए अपॉन एल है। तो आर है ना, तो आर की यूनिट आप क्या लेते हो, ओम। ए की यूनिट क्या लेते हो, मीटर स्क्वायर, अपॉन एल क्या लोगे, मीटर। मीटर से मीटर कैंसिल आउट हो गया, क्या बचेगा, रो, मतलब ओम इंटू मीटर। ये आपकी रेजिस्टिविटी का क्या होगा, यूनिट हो जाएगी, ठीक है। जल्दी से डायमेंशन की बात कर लेते हैं। अभी आपने थोड़ी देर पहले भी आपने आर का डायमेंशन निकाला था, कितने बच्चों को याद है, एम एल स्क्वायर टी की पावर -3 और ए की पावर -2। ये आपकी क्या थी, ये आपकी आर की डायमेंशन थी। ए का मतलब क्या हो गया, ए स्क्वायर एरिया। लेंथ का मतलब क्या हो गया, सॉरी, ए को आप क्या रखोगे, ए को आप रखोगे एल का स्क्वायर, और एल ऑलरेडी एल लेंथ है, एक एल से एक एल कट गया तो क्या हो गया, देखो एम और एक एल बचेगा ना, एल के पावर 3, टी के पावर -3 और ए के पावर -2। ये आपका रेजिस्टिविटी का क्या हो जाएगा, डायमेंशन हो जाएगा, ठीक है। इतनी बात समझ में आई है। अब जल्दी से देख लेते हैं कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जिन पर हमारा जो रेजिस्टिविटी है वो डिपेंड करता है। बहुत ही मस्त आपको देखो एक बहुत ही बढ़िया चीज आपको पता चलेगी यहाँ से। क्लियर है। ओके वैसे नेक्स्ट हेडिंग लगा लो आप, फैक्टर अफेक्टिंग इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी। मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया कि बेसिकली जो हमारी जो रेजिस्टिविटी होती है वो लेंथ पर, एरिया पर, इन सारी चीज़ों पर डिपेंड नहीं करती है। वो बेसिकली डिपेंड करती है कि हमारे वायर की, हमारा जो कंडक्टर है उसका नेचर कैसा है, क्या वो एल्यूमिनियम वायर है, क्या वो हमारा कॉपर वायर है ना, क्या वो एक इंसुलेटर है, इस पर डिपेंड करती है रेजिस्टिविटी, ठीक है। देखो कैसे पता चलता है, बहुत आसानी से हम इसको करते हैं। देखो एज वी नो, हमें क्या पता है, हमें पता है आर इज इक्वल टू क्या होता है, वी अपॉन आई, ठीक है। अच्छा, अब यहां से ऐसा करते हैं कि आर का हमने एक और रिलेशन देखा था, क्या अभी थोड़ी देर पहले हमने आर का भी हमने एक वो ड्रिफ्ट वेलोसिटी वाले से लाया था ना, क्या, एम एल अपॉन ए एन ई स्क्वायर इंटू टाउ। बोलो ये आया था अभी थोड़ी देर पहले, आर इज इक्वल टू, पिछले वाले टॉपिक में, मतलब इसी वीडियो के पिछले वाले टॉपिक में अपने अपने कॉपी में किया था, ये देखो। अच्छा, अब देखो ऐसा करते हैं कि यहाँ से हम इस L अपॉन ए को अलग कर देते हैं। ऐसा क्यों कर रहे हैं हम आपको बता रहे हैं, एक मिनट रुक जाओ। हमने कहा सर L अपॉन ए को अलग कर लिया और इंटू M अपॉन एन ई स्क्वायर इंटू टाउ, ये हो गया। अच्छा अब देखो, यानी कि आपने कहा कि सर जो हमारा R है, ये देखो R इज इक्वल टू L अपॉन ए, ऐसे कह सकते हैं ना, R इज इक्वल टू, ऐसे अच्छा एक मिनट लिख लेते हैं, R इज इक्वल टू L अपॉन ए और m अपॉन एन ई स्क्वायर इंटू टाउ, ठीक है। और अभी आपने थोड़ी देर पहले देखो R, आपने अभी एक फॉर्मूला लिखा था, क्या, R इज इक्वल टू रो इंटू एल अपॉन ए, ठीक है। मान लो ये आपका फर्स्ट था और ये आपका सेकेंड था, सेम चीज है।
तो हम क्या करेंगे, अगर हम कंपेयरिंग करते हैं बाई कंपेयरिंग, समझना है यहाँ पे थोड़ी सी बात, बाई कंपेयरिंग फर्स्ट एंड सेकेंड। देखो फर्स्ट आपके पास क्या है, ये एल अपॉन है, ये एल अपॉन है, तो ये सेफ है। अब एल अपॉन ए का कोफिशिएंट क्या है, एम अपॉन एन ई स्क्वायर इंटू टाउ। यहाँ पे एल अपॉन ए का कोफिशिएंट क्या है, रो। तो हम कह सकते हैं क्या कि रो इज इक्वल टू एम अपॉन एन ई स्क्वायर टाउ। बोलो इतनी बात समझ में आ रही है। इसका मतलब है ये जो रो है ना, देखो किस पर डिपेंड कर रहा है, ये जो रो है किस पर डिपेंड कर रहा है, एम। एम का मतलब मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, अपॉन में क्या है, एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ई का मतलब क्या है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, और टाउ का मतलब आप जानते हो रिलैक्सेशन, एवरेज रिलैक्सेशन टाइम, और बेसिकली ये रिलैक्सेशन टाइम डिपेंड करता है टेम्परेचर पर। समझ लो मेरी बात। तो देखो क्या कहीं भी लेंथ आया इसमें, क्या कहीं भी एरिया आई इसमें, नहीं आई ना, तो इसलिए हम कहते हैं कि हमारी जो रो है वो इन सब चीज़ों पर डिपेंड नहीं करता, वो बेसिकली मटेरियल के नेचर पर डिपेंड करता है कि मटेरियल हमारा जो है उसमें पर यूनिट कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, पर क्यूबिक वॉल्यूम हमारा जो हमारा पर क्यूबिक हमारा जो एरिया है, या फिर कह लो कि पर क्यूबिक हमारी जो वॉल्यूम है उसमें कितने हमारे इलेक्ट्रॉन है, ये इस पर डिपेंड करता है। समझ रहे हो। और कैसे, देखो आपने कहा कि यहाँ से आप देखो क्या क्या आप फाइनली देख रहे हो, तो फर्स्ट हम ये कहेंगे कि सर हमारा जो रो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है 1/n के, है ना। रो की वैल्यू देखो क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है 1/a के, मतलब कि n का मतलब क्या है, हम ये कहेंगे कि हमारी जो नंबर ऑफ डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये है। मतलब है कि अगर हमारी बात समझना, अगर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बहुत ज़्यादा है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अगर किसी भी कंडक्टर में बहुत ज़्यादा है ना, तो मतलब वो हाईली रेजिस्टिव नेचर का है। समझ रहे हो मेरी बात। नंबर, अब आप कहोगे सर ये कैसे, देखो सिंपल सी बात है यार, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बहुत ज़्यादा है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बहुत ज़्यादा है ना, तो जब वो मूव करेंगे तो आपस में एक दूसरे से बहुत ज़्यादा क्या करेंगे, बार बार उनका कोलिजन होगा, बार बार कोलिजन होगा, और कोलिजन होने की वजह से क्या होगा, उनकी रेजिस्टिविटी बढ़ेगी। समझ रहे हो मेरी बात। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर डिपेंड करता है। कैसे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अगर ज़्यादा होंगे तो रेजिस्टिविटी कम होगी। समझ लो, अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अगर मान लो बहुत कम है, ठीक है, बहुत कम है, तो रेजिस्टिविटी क्या होगी, ज़्यादा होगी। थोड़ा उल्टा हो गया क्या, समझ लेना, ठीक है ना। क्लियर है ये बात। यहाँ से देखो आप इन्वर्सली प्रोपोर्शनल से देख लो ना, ठीक है। चलो यहाँ पर हम थोड़ी सी बात आपको एक्सप्लेन कर देते हैं। देखो कैसे, हम ये कह रहे हैं क्या कि अगर हमारे पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर की बात कर हो रही है ना, पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर क्या कह दिया जाए, पर यूनिट ऑफ वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर एंड ठीक है, ठीक है, अच्छा। एंड जो हमारा n है डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ मटेरियल। मतलब कि वही बात है, ठीक है, कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अगर बहुत ज़्यादा है तो आपकी जो रेजिस्टिविटी होगी वो काफ़ी हाई है, ठीक है, समझ रहे हो। सॉरी, उल्टा बोल दिए। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अगर बहुत ज़्यादा है तो रजिस्टिविटी आपकी क्या होगी, लो होगी। देखो फॉर एग्जांपल ऐसे समझ लेते हैं हम। देखो मान लो हमने कहा कि सर मेरे पास एक सिल्वर था, क्या था, सिल्वर, ठीक है। तो ये पाया गया कि सिल्वर की जो रजिस्टिविटी होती है वो कितनी होती है, वो होती है लगभग 1.6 इंटू 10⁻⁻8, ठीक है। और हमने एक माइका ले लिया जो कि बहुत ज़्यादा इंसुलेटिंग मटेरियल है, ठीक है। तो इसकी ये पता चला कि इसकी जो रजिस्टिविटी होती है, इसकी जो होती है वो होती है 10⁻11 से लेकर के 10⁻15 तक। इसका मतलब क्या है कि हमारी जो माइका है वो क्या है, बहुत ज़्यादा रजिस्टिव नेचर का है, ठीक है। क्लियर है। ओवरऑल आप बात यहाँ से बस इतनी समझो कि अगर हमारे पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अगर बहुत ज़्यादा होंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, मेरी बात ध्यान समझना, जो भी अगर हम इसके पहले अगर कुछ गलत बताए होंगे तो मेरी बात सुन लो। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अगर आपके पास अगर बहुत ज़्यादा हैं तो रजिस्टिविटी क्या होगी, बहुत ही कम होगी। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज़्यादा, रजिस्टिविटी बहुत कम, ठीक है। अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अगर मान लो कम है, देन रजिस्टिविटी क्या होगी, ज़्यादा होगी।
क्लियर है इतनी बात, समझ में आ रही है? ठीक है ना बच्चे, बाद में बस सर मत बोलना कि सर देखो आप गलत बताए थे, यहाँ पे हम ये चीज़ क्लियर कर दी। बस आप ये फॉर्मूला देखो ना, मैं भी हो सकता है चलो थोड़ा हम गलत बोल दिए होंगे, शायद हमें याद नहीं है, बस यहाँ आप यहाँ से देख लो। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब समझ लो कि अगर ये ज़्यादा तो ये कम, और ये कम तो ये ज़्यादा, बस इतनी सी बात है। ठीक है ना, पहली चीज़ हो गई। दूसरी चीज़ देखते हैं, देखो दूसरी चीज़ हमारी क्या है, आप यहाँ से देख रहे हो कि आपका जो रजिस्टिविटी है, दैट इज आपकी जो रो है, वो क्या है, वो आपकी इस टाउ के डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। क्या है देख रहे हो आप? तो आपने कहा दूसरी चीज़ आप ये बता दोगे क्या, कि हमारी जो रो है ना, रो वो क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है टाउ के। टाउ मतलब आपका क्या है, रिलैक्सेशन टाइम। क्या कह सकते हैं, दैट इज, ये कह सकते हैं कि रो इज, लिख लो आप इसे, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, ये टाउ का मतलब क्या होता है, एवरेज रिलैक्सेशन, एवरेज रिलैक्सेशन टाइम। ठीक है, जिसको हम कहते हैं टाउ। ओके, और ये जो टाउ है, टाउ हमारी जो है वो डिपेंड करती है किस पर, डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। ठीक है, टाउ हमारी किस पर डिपेंड करती है, टेम्परेचर पर। मतलब देखो कैसे क्या सीन होता है, ऐसे समझ लेते हैं। मान लो आपने कहा सर मेरे पास ये कोई एक कंडक्टर था, ठीक है, जैसे जूम करके देखा गया, तो रिलैक्सेशन टाइम आप जानते हो कि एक इलेक्ट्रॉन की दूसरे इलेक्ट्रॉन से टकराने के बीच की जो भी टाइम होती है उसको हम रिलैक्सेशन, एवरेज रिलैक्सेशन टाइम कहते हैं। अब मान लो आप अगर इसको आप गर्म कर रहे हो, गर्म करने का मतलब क्या है कि मान लो आप इसमें करंट का फ्लो करा रहे हो, ठीक है, और ये धीरे धीरे क्या होती जा रही है, गर्म होती जा रही है। मान लो आप इसको चलो गर्म ही कर लिए, तो गर्म कर लिए इसका मतलब क्या, जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे अब वो और ज़्यादा तेज़ी से क्या करेंगे, एक दूसरे से टकराएंगे। समझ लो मेरी बात, इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो और ज़्यादा एक दूसरे से क्या होंगे, बहुत ही तेज़ी से टकराएंगे। अब यानी कि उनके बीच की जो रिलैक्सेशन टाइम है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो टेम्परेचर बढ़ाने पर रिलैक्सेशन टाइम क्या होता है, कम हो जाता है। और अगर रिलैक्सेशन टाइम अगर देखो कम हो रहा है तो आपकी जो रजिस्टिविटी है वो क्या होगी, वो आपकी इंक्रीज होगी। रिलैक्सेशन टाइम अगर कम है, ठीक है, तो आपकी रजिस्टिविटी क्या होगी, इंक्रीज होगी। ठीक है ना, कंफ्यूज आप बच्चे नहीं हो रहे हो ना? ठीक है, तो अगर आपको अगर ये बताना हो कि रजिस्टिविटी में, ऐसे समझ लेते हैं, रजिस्टिविटी में और आर में, तो हम ये कहेंगे कि हमारी जो आर होगी, ठीक है ना, वो हमारा डिपेंड करेगा लेंथ पर, एरिया पर, इन सब बातों पर डिपेंड करेगा। हमारा जो रेजिस्टेंस है वो कितना होगा, इन सब बातों पर डिपेंड करेगा। लेकिन जो हमारी रो है वो केवल और केवल किस पर डिपेंड करेगी, नेचर पर डिपेंड करेगी। ठीक है, और किस पर डिपेंड करेगी, टेम्परेचर पर डिपेंड करेगी। दो बातें आपको यहाँ से निकल करके सामने आई। लेकिन जो आर है, ये आपका आर जो है वो नेचर पर भी डिपेंड करेगा, टेम्परेचर पर भी डिपेंड करेगा, ठीक है, लेंथ पर भी डिपेंड करेगा, लेंथ क्या है ना, एरिया क्या है, इस पर भी डिपेंड करेगा। तो इन सब बातों पर डिपेंड करेगा। लेकिन जो आपकी रो है वो केवल नेचर और टेम्परेचर पर डिपेंड करेगी। क्लियर है, कंफ्यूजन दूर हुआ, समझ में आ रही है बात, है ना? ये इतनी सारी बातें हैं। ओके, ठीक है। देखो अगर हम एक समरी देख लें, हमने कहा रजिस्टिविटी अगर हम बात कर ले कंडक्टर के लिए, तो कंडक्टर के लिए रजिस्टिविटी क्या होगी, देखो मेरी बात समझना, रजिस्टिविटी ये फैक्ट बात है, लिख लो आप इसे, क्या, रजिस्टिविटी फॉर कंडक्टर, बताओ क्या होगी, लो होगी या हाई होगी, लो होगी। क्या होगी, कंडक्टर के लिए क्या होगी, रजिस्टिविटी लो होगी। अच्छा, अगर हम बात करें रजिस्टिविटी फॉर इंसुलेटर, अब बता सकते हो इंसुलेटर के लिए रजिस्टिविटी क्या होगी, बहुत ज़्यादा हाई होगी। समझ रहे हो, अभी हमने अभी थोड़ी देर पहले माइका का देखा था, रजिस्टिविटी कितना था, देख रहे हो ना? ठीक है, सिमिलरली रजिस्टिविटी अगर हम बात करें, एक हमारा और होता है सेमीकंडक्टर, जो कि हम पढ़ेंगे अब आने वाले चैप्टर्स में, है ना, रजिस्टिविटी फॉर सेमीकंडक्टर। तो ये जो होती है हमारी, ये बीच में होती है, किसके, बिटवीन कंडक्टर एंड इंसुलेटर, बिटवीन कंडक्टर एंड इंसुलेटर। ठीक है, ये इंसुलेटर और कंडक्टर के बीच में होती है। ठीक है, अब यहाँ से हम कुछ बेसिक से टर्म समझेंगे और उनके बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं जो आपको न्यूमेरिकल्स में हेल्प करेंगे। ठीक है ना, बहुत सारी चीज़ों में हेल्प करेंगे, न्यूमेरिकल्स में, बहुत सारे न्यूमेरिकल्स में आपको हेल्प करने वाले हैं। तो आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप उन फॉर्मूलों को याद रख लोगे या आप बनाना सीखोगे, किस तरीके से हम कैसे क्या करते हैं, ड्राइव करते हो। तो कोशिश करना कि दिमाग को थोड़ा सा शार्प बनाना और चीज़ों को याद रखने की कोशिश करना। क्लियर है, स्टार्ट किया जाए।
ठीक है ना। देखो इंपॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि अभी फिलहाल हम ये थ्योरी वाला पोर्शन करेंगे, मतलब इसके बहुत सारे हम न्यूमेरिकल्स अभी नहीं, इस वीडियो में तो न्यूमेरिकल्स नहीं देखेंगे क्योंकि ये वीडियो वैसे भी बहुत ज़्यादा बड़ा होने वाला है, ठीक है। और इसके नेक्स्ट वीडियो में हम इन सारे फॉर्मूले के बेसिस पे हम अपने न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे, ठीक है। ओके, तो सबसे पहले हेडिंग डालो आप, करंट डेंसिटी। क्या होती है करंट डेंसिटी? हेडिंग लगाओ करंट डेंसिटी। देखो जी बहुत ही सिंपल सी ये है करंट डेंसिटी क्या होती है। जैसे कि मान लो आपके कंडक्टर में चार्ज फ्लो हो रहा है, ठीक है, चार्ज का क्या हो रहा है, फ्लो हो रहा है। तो पर सेकेंड, ठीक है ना, पर सेकेंड किसी भी एरिया से जितना चार्ज फ्लो हो जाएगा, मेरी बात समझना, पर सेकेंड किसी भी एरिया से जितना चार्ज फ्लो हो जाएगा उसी को हम क्या कहेंगे, करंट डेंसिटी कहेंगे, ठीक है। तो कैसे डिफाइन कर सकते हैं, तो हम ये कहेंगे अमाउंट ऑफ चार्ज, ये बात आप लिख लो, अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोइंग पर सेकेंड, ठीक है, थ्रू अ यूनिट एरिया, अ यूनिट एरिया। अब वो एरिया कैसे होनी चाहिए, हेल्ड, अगर नॉर्मली है तब कोई बात नहीं, नॉर्मल नहीं भी हो सकती है, हेल्ड नॉर्मली, नॉर्मली टू द डायरेक्शन ऑफ, किसके किसके डायरेक्शन के, नॉर्मली टू द डायरेक्शन ऑफ चार्ज फ्लो, या कह सकते हो करंट, ठीक है। अगर हमने कहा कि मान लो अगर हमारी करंट अगर आई है, बेसिकली करंट डेंसिटी को हम रिप्रेजेंट करते हैं जे से, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय जे। सो जे इज इक्वल टू क्या होता है, आई अपॉन ए, क्या होता है, जे इज इक्वल टू आई अपॉन ए, ठीक है। समझ लो मेरी बात। मान लो आपने कहा ये मेरी ऐसे करंट फ्लो हो रही थी आई, ठीक है, तो एक एक यूनिट एरिया ले लो, है ना, मतलब ये सारी सारी जो करंट है ये इससे होकर के इस, ऐसे समझ लो कि ये ऐसा है समथिंग, ठीक है, और ये ऐसे ऐसे जा रही हैं, ऐसे कुछ ऐसे एरिया, समझ लो ऐसे जा रही हैं, ठीक है। तो अगर हम यूनिट एरिया की बात कर रहे हैं तो हम कहेंगे हमारी ये है जो एक वेक्टर क्वांटिटी होगी, क्या होगी, ये एक वेक्टर क्वांटिटी होगी, ठीक है। और देख लेते हैं, अब देखो आई इज इक्वल टू, बेसिकली हमें पता है कि एज वी नो आई इज इक्वल टू क्या होता है, आप जानते हो क्या, ए एन ई और वी डी, वी डी ये स्मॉल वी है, ठीक है, ए एन ई इंटू वी डी। तो जे इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सो जे इज इक्वल टू क्या है, आई की वैल्यू रख लेते हैं ए एन ई और वी डी अपॉन ए से ए कैंसिल आउट हो गया, तो जे इज इक्वल टू फाइनली आपको क्या मिला, एन ई वी डी, ठीक है, क्लियर है बात। अच्छा जी, अब इसकी अब हम क्या निकाल लें, यूनिट, चलो जल्दी जल्दी देख लेते हैं यूनिट, इसकी यूनिट क्या हो जाएगी सर। तो आपने कहा जे इज इक्वल टू क्या था मेरे पास, आई अपॉन ए, तो आई की यूनिट क्या होती है, एम्पियर अपॉन एरिया, एरिया की यूनिट हम क्या लेंगे, मीटर स्क्वायर, क्या कहेंगे, एम्पियर पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। इसकी आप डायमेंशन निकाल करके बताओ कितनी हो जाएगी, डायमेंशन, डायमेंशन क्या हो जाएगी, देखो एम्पियर, एम्पियर का क्या होता है ए, और मीटर का क्या होगा, एल स्क्वायर, तो कितना आ जाएगा, ए एल के पावर माइनस 2, ठीक है, ये आपका डायमेंशन हो जाएगा। क्लियर है ये बात। चलो नेक्स्ट हम देखते हैं कंडक्टेंस, क्या पढ़ना है हमें, कंडक्टेंस, कंडक्टेंस हेडिंग लगा लो बच्चे, कंडक्टेंस। देखो सर कंडक्टेंस नाम से क्या लग रहा है, रेजिस्टेंस का जस्ट उल्टा लग रहा है। रेजिस्टेंस क्या करता था, करंट को रोकता था, कंडक्टेंस का मतलब करंट को और आसानी से क्या कराएगा, फ्लो कराएगा, तो उल्टा लग रहा है ना, रेजिस्टेंस और कंडक्टेंस जस्ट एक दूसरे के अपोजिट लग रहे हैं। तो जस्ट अगर आपको अपोजिट लग रहे हैं तो आप सिमिलरली आप डिफरेंशियल बना दो, क्या कहोगे, क्या कहोगे, द इनवर्स ऑफ रेजिस्टेंस, ठीक है, दैट इज आर इज कॉल्ड conductance. The inverse of resistance is called conductance and it is represented by G. Clear है? So G is equal to क्या कह दोगे आप, 1/R, है ना। अच्छा यूनिट की बात कर ले, क्या हो जाएगी, तो जस्ट
ओम का जस्ट ये उल्टा है, 1/ओम कह सकते हो, तो क्या कहेंगे हम, ओम इनवर्स, दैट इज कॉल्ड, मतलब इसकी यूनिट हो जाएगी ओम इनवर्स, है ना। या और क्या कह सकते हो आप, इसे कह सकते हो और महो, MHO, क्या कहोगे, जैसे पढ़ लो MHO महो, मतलब MHO उल्टा कह रहे हैं ना, उल्टा MHO महो, ठीक है। और इसका एक और नाम होता है साइमन या सीमेन, कह लो जो भी कह लो, आपकी मर्जी, क्या पढ़ोगे आप, सीमेंस पढ़ोगे, सीमेंस ही पढ़ लो, एस, है ना। ये इतनी सारी इसकी यूनिट होती है। अच्छा, डायमेंशन की बात कर ली जाए डायरेक्टली, कौन बता सकता है डायमेंशन, जल्दी से कौन बता सकता है। अगर आपको रेजिस्टेंस का याद है तो जस्ट उल्टा कर लिया, रेजिस्टेंस का आपको याद है, नहीं याद है कोई बात नहीं, तो याद करो। और m क्या होता था, m के पावर 1 तो m के पावर -1 हो जाएगा, फिर क्या होता था l के पावर 2 तो l के पावर -2 हो जाएगा, फिर क्या होता था t के पावर -3 तो t के पावर 3 हो जाएगा, और फिर क्या होता था a के पावर -2 तो a के पावर 2 हो जाएगा। ये आपकी कंडक्टेंस की यूनिट हो जाएगी, सॉरी डायमेंशन हो जाएगी। आसान है ना, समझ रहे हो आप मेरी बात, ठीक है। ओके, दूसरी हेडिंग आप लगाओ। नेक्स्ट आपको समझना है क्या, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। कंफ्यूज मत हो जाना बच्चे, देखो अभी कंडक्टिविटी, अभी आपने कंडक्टेंस पढ़ा, अब आप पढ़ रहे हो कंडक्टिविटी, ये किससे मैच कर रहा है। आपने पढ़ा था इलेक्ट्रिकल रजिस्टिविटी, अब आप पढ़ रहे हो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, मतलब ये रजिस्टिविटी का जस्ट अपोजिट है। समझ रहे हो, मतलब आपने कहा क्या, द इनवर्स ऑफ रजिस्टिविटी, ठीक है, दैट इज रो का उल्टा, है ना। द इनवर्स ऑफ रजिस्टिविटी ऑफ कंडक्टर इज कॉल्ड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी या कंडक्टिविटी, है ना। अभी वो रजिस्ट कर रहा था, अब रजिस्ट नहीं करना, अब कंडक्ट कराना है चीज, बहुत ही तेजी में फ्लो कराना है, ठीक है। तो अब इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं सिग्मा से। कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, सिग्मा, ये नोटेशन है भाई, है ना। तो सिग्मा इज इक्वल टू क्या होता है, 1/रो, कह सकते हैं क्या, 1/रो, रो बनाना आता है, उल्टा पी बनाओगे ऐसे, मतलब पी सीधा ही बनाओगे, बस ऐसे बना दोगे, है ना, इस तरीके से, रो 1/रो, ठीक है। इसकी जल्दी से बात कर ले हम यूनिट की, यूनिट क्या हो जाएगी बच्चे बता दो। देखो आपने रो की आपने यूनिट बताई थी क्या, ओम इंटू मीटर, आपने कहा था ओम और मीटर। अच्छा, 1/ओम को आप क्या कहते हो, 1/ओम को आप ओम को क्या कहते हो, मोहो कहते हो, मोहो, दैट इज मोहो, MHO, मोहो, और मोहो पर मीटर, है ना। या और क्या कह सकते हो, मोहो मीटर की पावर -1 मीटर, ठीक है। या मोहो को आप और क्या कहते हो, सीमेन, ठीक है, सीमेन मीटर इनवर्स, ये कह सकते हो। तो ये इतनी सारी इसकी क्या हो जाएगी, यूनिट हो जाएगी। डायमेंशन की बात कर ली जाए जल्दी से, डायमेंशन, तो डायमेंशन के लिए आपको क्या याद होना चाहिए, आपको रजिस्टिविटी की डायमेंशन याद होनी चाहिए। याद है, नहीं याद है, भूल गए, याद करो, याद करो, थोड़ी मूंगफली खाया करो, ठीक है। मूंगफली खाओगे तो जो है दिमाग में अच्छा रहेगा। क्या था देखो, हम भी भूल गए, एक मिनट, हाँ ठीक है, देखो क्या था, m, तो m के पावर 1 था, तो m क्या हो जाएगा, m के पावर -1, फिर l के पावर 3 था ना, तो l के पावर -3, t के पावर -3 था, तो t के पावर 3, और a के पावर -2 था, तो a के पावर 2, वही वाला है सेम, जस्ट यहाँ पे l के पावर 3 हो जाता था। इस तरीके से याद रखो इन दोनों को, यहाँ पर -2, यहाँ पर -2, ठीक है, क्लियर है। ओके, तो ये हो गया। अब यहाँ से हम जल्दी से एक देखते हैं रिलेशन, ठीक है, किसके किसके बीच में। तो आप हेडिंग लगाओ, रिलेशन बिटवीन, ओके, रिलेशन बिटवीन J, दैट इज, आप इसको क्या कहोगे, J का मतलब क्या है, करंट डेंसिटी, सिग्मा, सिग्मा का मतलब क्या है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, एंड E का मतलब कौन नहीं जानता भाई, ठीक है। देखो तो क्या हो जाता है, एज वी नो, हम जानते हैं I इज इक्वल टू क्या होता है, हमने आपसे बताया था ना स्टार्टिंग में ही कि बहुत सारा फॉर्मूला, भी बहुत ज़्यादा फॉर्मूला हम इसका यूज करने वाले हैं, I का डिफरेंट वेलोसिटी के टर्म में। I इज इक्वल टू हमने क्या पढ़ा था, I इज इक्वल टू हमने पढ़ा था क्या, VD एक साथ रहता है, ठीक है। अच्छा, अब ऐसा करते हैं, हम यहाँ से VD की वैल्यू रख लेते हैं, तो क्या हो जाएगी, ANE, और VD इज इक्वल टू क्या था, EE/m इंटू टाउ। ये E आपका एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, और ये आपकी इलेक्ट्रिकल फील्ड है, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो I इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, जैसे देखो आप, I इज इक्वल टू आपको मिल जाएगा ANE² E/m इंटू टाउ। अब ऐसा करो कि आप इस A को इधर ले आओ, इस A को आप इधर ले आओ I के अपॉन में, तो क्या हो जाएगा, I/A इज इक्वल टू NE² इंटू E/m इंटू
टाउ। ठीक है, अब देखो आई अपॉन ए को आप क्या कहते हो, अभी आपने थोड़ी देर पहले पढ़ा था, आई अपॉन ए को आप क्या कहते हो, करंट डेंसिटी, दैट इज जे। इसकी जगह हम क्या रख लें, जे रख लें, है ना। और देखो और देखो और देखो और देखो, अब आपने यहाँ से थोड़ी देर पहले आपने पढ़ा था, आपने रो की वैल्यू निकाली थी, रो की वैल्यू आपने क्या निकाली थी, एम अपॉन एन ई स्क्वायर टाउ। देखो हाँ उल्टा है, कोई बात नहीं, एम अपॉन एन ई स्क्वायर टाउ, समझ रहे हो, ये एक साथ ले जाए और अपॉन में कर लिया जाए, तो ये देखो 1 अपॉन रो हो जाएगा और इंटू ई ऊपर था, ये अपॉन में था ना, ये एम, समझ रहे हो मेरी बात, नहीं समझ रहे हो, देखो 1 अपॉन रो इज इक्वल टू एन ई स्क्वायर टाउ अपॉन एम। अब बात आ गई समझ में है, एन ई स्क्वायर टाउ अपॉन एम इज इक्वल टू क्या है, 1 अपॉन रो, तो इसके जगह हमने क्या रख लिया, 1 अपॉन रो इंटू ई। तो फाइनली आपको जे इज इक्वल टू क्या मिल गया, और 1 अपॉन रो को आप क्या कहते हो, सिग्मा, थोड़ी देर पहले आपने पढ़ा सिग्मा, तो सिग्मा इंटू ई। इतने सारे फॉर्मूले हैं, अब आपकी मर्जी, आप या तो याद कर लो या आप तुरंत ड्राइव कर लो, समझ लो मेरी बात। और आपको ये प्रैक्टिस करना पड़ेगा बच्चे, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करना पड़ेगा। अगर आप याद नहीं करना चाहते हो, आप अगर ड्राइव करना चाहते हो, मेरे ख्याल से आप कोशिश करो कि आप याद करो। इतनी मेमोरी, देखो बच्चे हो ना आप लोग, तो इतनी मेमोरी आपकी होती है, ये खासियत होती है भाई आप लोगों की, ये खासियत होती है भाई, आप टीन एज में हो ना, तो ये खासियत होती है कि आप चीज़ों को बहुत स्ट्रांगली क्या कर सकते हो, याद कर सकते हो, बहुत स्ट्रांगली। ठीक है ना, हम लोगों की ये खास, जैसे जैसे हम लोग बड़े होते जाते हैं ना, तो वैसे वैसे ये चीज़ें ना हम लोग से गायब होती जाती हैं, क्योंकि और भी चीज़ें आ जाती हैं ना लाइफ में, समझ रहे हो। बट आपकी अभी जो लाइफ है ना, मस्त वाली लाइफ है, एकदम मस्त, मस्ती करो, ठीक है, पढ़ाई करो और कुछ नहीं। तो इस वजह से अभी आपकी जो मेमोरी है वो एकदम शार्प होनी चाहिए, क्लियर है। और हम बार बार आपको बोलते हैं, अगर शार्प नहीं है तो आप मूंगफली खाओ, ठीक है, बादाम खाओ, ये फैक्ट है भाई, मूंगफली खाया करो, बढ़ता है, दिमाग इससे बढ़ता है सच में बढ़ता है। कुछ बच्चे इसको मजाक में ले रहे होंगे, सर क्या मजाक कर रहे हैं, बढ़ता है, ठीक है ना। मूंगफली खाओगे तो आपकी दिमाग जो है ना बढ़ेगी, ठीक है। पढ़ाई करते रहो और ढेर सारा अपने बगल में मूंगफली लेकर के बैठो, वो छोटा वाला, छोटे दाने वाला मूंगफली, बड़ा वाला नहीं, छोटे दाना वाला मूंगफली, ठीक है। ओके, एक और जल्दी से टॉपिक देखते हैं और ख़त्म करते हैं अपने इस लेक्चर को, अपने इस वीडियो को। क्या है, आप हेडिंग लगाओ, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिकल रजिस्टिविटी एंड इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी, लगा लिया हेडिंग। ओके सर, देखो ये आपकी हेडिंग है, ठीक है, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिकल रजिस्टिविटी यानी कि रो, है ना, एंड इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी। तो इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी हम ये पिछले लेक्चर में पढ़े थे, क्या, म्यू, याद आ रहा है। चलो देखो, तो सेम वही हम फॉर्मूला यूज करेंगे, एज वी नो आई इज इक्वल टू एन ई ए एन ई वी डी, ये होता है फॉर्मूला। अच्छा, आपको ये फॉर्मूला याद है क्या, वी डी का रिलेशन याद है क्या, म्यू के साथ क्या होता था, म्यू इंटू ई, भूल गए सर, सब भूल गए, एक जहां लेक्चर बीता नहीं सब भूल जाते हो। चलो कोई बात, याद रखो, ठीक है। अच्छा ये है, अभी आपने थोड़ी देर पहले आपने प्रूव किया J इज इक्वल टू आई अपॉन ए, हाँ, और फिर आपने कहा कि नहीं J इज इक्वल टू एक और होता है सिग्मा इंटू ई होता है। फिर आपने कहा कि नहीं सिग्मा इज इक्वल टू हम क्या रख सकते हैं, 1 अपॉन रो भी रख सकते हैं, तो हम कहेंगे ई अपॉन रो। बोलो, सिग्मा इज इक्वल टू 1 अपॉन रो हो सकता है, तो हम ये भी कह सकते हैं। जे के हमारे इतने सारे फॉर्मूले मिले, है ना, चीज़ों को नोट डाउन करते चलो, ठीक है सब। ओके, अब ई अपॉन जो हमारा रो है, ओके ठीक है, हमने कहा ई अपॉन रो, हमें यहाँ से रो पता है क्योंकि हमें रो में और म्यू में रिलेशन चाहिए। हमें म्यू नहीं मिला, कोई बात नहीं, म्यू को देखो लाने की कोशिश करते हैं कैसे। तो ई अपॉन रो इज इक्वल टू हम क्या कहेंगे, आई अपॉन ए, और आई की वैल्यू क्या होती है, ए एन ई वी डी अपॉन ए से कैंसिल आउट हो गया, क्या बचा, ई अपॉन रो इज इक्वल टू एन ई वी डी इज इक्वल टू देखो क्या रख लें, म्यू ई, वी डी इज इक्वल टू क्या रख लें, बात समझ रहे हो, म्यू इंटू ई, अपॉन में तो कट गया ना, ठीक है। तो क्या बच गया देखो, ई अपॉन रो, तो ई से ई कैंसिल आउट हो गया, सो क्या बचा मेरे पास, 1 अपॉन रो इज इक्वल टू एन ई म्यू, सो रो को उधर भेज दिया, तो रो इज इक्वल टू कितना हो गया, 1 अपॉन एन ई म्यू। ये आपका रिलेशन हो गया बिटवीन रजिस्टिविटी एंड मोबिलिटी, इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी। क्लियर है ये बात, समझ में आ गई है ना, इतनी बातें।
तो ऐसे करते हैं क्वेश्चन को सॉल्व, मतलब प्रॉब्लम को, चीज़ों को समझते हैं इस तरीके से, है ना। फिलहाल वीडियो को रखते हैं यहीं पर, क्योंकि ये मेरे ख्याल से लग रहा है वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया है, लगभग 1 घंटे का हो गया है, ठीक है। और देखो बहुत आसान है बच्चे, बस आपको प्रैक्टिस करना है। मैंने आपको जो भी बातें बताई ना बहुत आसान है, बस आप क्या करो, पढ़ने का देखो बढ़िया सा बेस्ट तरीका क्या है, एक बड़ी सी रफ कॉपी खरीद लो, ठीक है, और चीज़ों को उसमें लगा लगा करके, चीज़ों को लिख लिख करके चीज़ों को पढ़ाई करो, ठीक है ना। ये होता है पढ़ने का तरीका। याद नहीं कि ये बस बैठ के कॉपी खोल करके हाँ पढ़े जा रहे हैं पढ़े जा रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, बस पढ़ रहे हैं, मतलब मेरा नज़र तो यहाँ है बट ध्यान कहीं और है। अच्छा, ध्यान कहीं और है, ठीक है, समझ रहे हो कहाँ ध्यान है, वो आप समझो कहाँ ध्यान है, हमें क्या पता कहाँ ध्यान है आपका। तो ये चीज़ आप करो, ठीक है, चीज़ों को अच्छे से आप पढ़ाई करो, है ना। बहुत ज़्यादा देखो ये बड़ा आपका चैप्टर नहीं रह गया है, बहुत ही जल्दी ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। इसके बाद हम इसके बहुत सारे न्यूमेरिकल्स करने वाले हैं। इस टॉपिक जो भी हमने अभी कल और आज में हमने जो भी टॉपिक्स पढ़ी हैं, इनके बेसिस पे हम बहुत सारे न्यूमेरिकल्स करने वाले हैं। बहुत ज़्यादा अब ये आपका बड़ा चैप्टर नहीं रह गया, क्योंकि देखो पैरेलल कॉम्बिनेशन, है ना, और सीरीज कॉम्बिनेशन, ये सारी चीज़ें हटा दी गई हैं। कलर कोड ऑफ रजिस्टर्स हटा दिया गया, तो बहुत सारी चीज़ें हटा दी गई हैं। वैसे ही आपका सीरीज और कॉम्बिनेशन अगर हटा दिया तो चार वीडियो आपके वैसे ही बच गया, 4 लेक्चर आपके वैसे ही खत्म हो गए, 4 से 5 लेक्चर आपके वैसे ही खत्म हो गए। सीरीज एक बार एक्सप्लेन करते हैं, पैरेलल एक बार एक्सप्लेन करते हैं, फिर उनका फिर न्यूमेरिकल्स बताते हैं, तो वो तो वैसे ही खत्म हो गया है, समझ रहे हो। तो वो चीज़ें अब हमें नहीं पढ़नी है ना। तो हो गया चैप्टर, थोड़ा छोटा हो गया, ठीक है, टेंशन नहीं लेना है, और हम इसे बड़े ही आराम से इसको ख़त्म करेंगे, नो प्रॉब्लम। तो आप कमेंट करके बताओगे हाँ सर मेरे को समझ में आया है, और पढ़ाई करो अच्छे से, ठीक है। और अगर अच्छा लग रहा है तो अपने फ्रेंड्स के साथ इसको अपने शेयर करो। ओके, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में बच्चे, पढ़ाई करते रहो और अपना ख्याल रखो।